चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेंसिटी बता दिया था, और उस टाइप्स ऑफ डेंसिटी में दो तरह की डेंसिटी थी, एक तो एब्सोल्यूट डेंसिटी थी और एक रिलेटिव डेंसिटी थी। तो रिलेटिव डेंसिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेंसिटी थी वो थी वेपर डेंसिटी, ठीक है, राइट। एंड जनरली वेपर डेंसिटी, हाँ, और फिर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कर ली थी। तो वेपर डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। फिर कुछ बच्चों ने ये भी पूछा कि एनटीपी क्या होता है। एनटीपी एसटीपी सेम ही मानना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एनटीपी पूछा गया है तो आप तो सेम ही मान लो एसटीपी की तरह, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको बोलते हैं आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज पीएम, कहाँ पे, किस रिलेटेड पीएम। ठीक है, एक मिनट, सर वो ऊपर दिया था पीएम। पता नहीं, देखना पड़ेगा वो तो, कहाँ किस रेंज में दिया है देखें। हाँ सर, ये पीएम गैस। पीएम वो है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से आया है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय लेट्स से मोलर मास, है ना। तो लेट्स से वी आर गोइंग टू राइट W by कैपिटल M। तो PV इक्वल्स टू W by कैपिटल M RT हो गया। अब यहाँ पे W को इधर ले जाओ तो हो जाएगा PV by W, है ना। या फिर इसको इधर ले जाओ, रुक जाओ, इसको नहीं, इसको ले जाओ इधर और V को इधर ले जाओ, तो PM इक्वल्स टू W by V RT हो गया, है ना। W by V क्या हो जाएगा, डेंसिटी, है ना, गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम। हाँ सर। PM इक्वल्स टू DRT, ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे M क्या है आपका, मोलर मास, ठीक है, उससे आता है। एनीवे, तो इससे ये भी रहता है कि ये डेंसिटी कैसे है, आपके मोलर मास के प्रोपोर्शनल है गैस के लिए, है ना। अगर देखा जाए तो वी कैन राइट लाइक दिस, PM इक्वल्स टू DRT, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन। उससे पहले आता है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना परसेंटेज, राइट। इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है किसी भी कंपाउंड का। तो परसेंटेज कंपोजिशन का सिंपल मीनिंग ये है, लिख लो, परसेंटेज कंपोजिशन क्या बता रहा है, वेट परसेंटेज बता रहा है ना, ऑफ any let's say compound of each element in a compound, it's telling you। तो लिख लो, percentage composition represents relative amount of constant elements by weight, relative amount of constant element by weight। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें सोडियम 43.4% होगा, कार्बन 11.3% होगा और ऑक्सीजन 45.3% होगा। परसेंटेज कंपोजिशन क्या बता रहा है, कोई भी कंपाउंड है उसमें रिलेटिव अमाउंट ऑफ लेट्स से रिलेटिव अमाउंट बाय वेट, अगर हम देखें, है ना, मास एक तरह से रेशियो बता रहा है, रिलेटिव अमाउंट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पहले, rather than let's say thinking about this example, think about let's say glucose 6,6H12O6, ठीक है, C6H12O6। तो इसमें
हाँ फिर से लिख लो, परसेंटेज कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑल द कांस्टेंट एलिमेंट बाय वेट. constituent बोलो बेटा. सर कॉन्स्टिट्यूएंट की स्पेलिंग क्या है? बताया तो ये CO है, ये नहीं दिख रहा है क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके ओके. एक्चुअली आई हर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सो आई गॉट कंफ्यूज्ड. ओके नो प्रॉब्लम. मतलब जो उसके उस कोई भी कंपाउंड जिससे भी बना है, जिन जिन एलिमेंट से बना है, उनका रिलेटिव लेट्स रेशियो क्या है, वेट रेशियो. तो अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, तो इसीलिए मैंने ये ग्लूकोज का एग्जांपल दे दिया. मान लो मुझे ये पता लगाना हो कि कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है ग्लूकोज में, ठीक है. तो मैं क्या बोलूँगा कार्बन का ग्लूकोज के लिए, तो परसेंटेज कार्बन लिखूंगा मैं इज इक्वल्स टू मास ऑफ, है ना, टोटल मास ड्यू टू कार्बन, total mass due to carbon atoms divide by I am going to write, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, लेट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ कंपाउंड इनटू 100. ठीक है, तो बस इससे मेरा परसेंटेज कार्बन आ जाएगा. परसेंटेज कार्बन कितना हो जाएगा, टोटल मास ड्यू टू कार्बन कितना है, तो 6 कार्बन है, एक कार्बन एटम का मास है 12 डिवाइड बाई इस पूरे का मास कितना है, ग्लूकोज का पूरे का मास होता है 180 इंटू 100, तो इससे आ गया 72 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, मतलब 180 ग्राम अगर कुछ होगा तो उसमें 72 ग्राम कार्बन होगा, तो इससे आप निकाल लोगे 40%. इसी तरह से बाकी के भी आप लोग मास निकालो, है ना. अच्छा, ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, टोटल मास ड्यू टू कार्बन एटम्स, और यू कैन से n इंटू, है ना, नंबर n इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 100. ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, ये जनरल फॉर्मूला हो गया. ऐसी परसेंटेज हाइड्रोजन निकालो, परसेंटेज ऑक्सीजन निकालो. हाँ भाई, सर आप 12 का ओ का 6 का कितना है सर, 6 इंटू 12 ना सर, नहीं सॉरी क्या सर, 90 सर, इसका 96 होगा ना वेट ओ का. हाँ क्या हुआ, नहीं सर, मैं सिर्फ पूछ रहा था. चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ फास्ट. ईशान थोड़ा गड़बड़ है, 6.67 आएगा. परसेंटेज हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12
1 डिवाइड बाई 180 इंटू 100 आएगा 6.67%. एंड रिमेनिंग यू कैन चेक, है ना, 100 में से या तो सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर सॉल्व कर लो. ठीक है, कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा 53.33%. ठीक है, तो अब हमें ये बात पता चल गया कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं. अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए पॉलीमर, है ना. कैसे क्वेश्चन आता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए पॉलीमर. पॉलीमर में तो आपको यू आर गोइंग टू सी ए लॉट ऑफ, लेट्स से, है ना, यूनिट्स होती हैं. एक मिनट में देख लेता हूँ, अगर वैसा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाला क्वेश्चन होगा तो यहाँ करा देंगे. हाँ, ये जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, है ना. ये मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है. इसमें बोला गया है कि 3.4% सल्फर है. मान लो अभी इसको सिंप्लिसिटी के लिए 3.2% मान लेते हैं. इसका मतलब क्या है, आपको परसेंटेज सल्फर दे रखा है 3.2, आपने 3.2 लिख लिया. मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1 लेंगे, 1 इंटू, ठीक है. n की वैल्यू अभी जो फॉर्मूला हमने लिखाया था ना, n इंटू एटॉमिक मास. सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर जो भी है, या इंसुलिन, इंटू 100. तो आपको अभी परसेंटेज दे रखा है, आप ये मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे. यस, तो कितना हो जाएगा, 3200 डिवाइड बाई 3.2. इसको सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32,000 डिवाइड बाई 1000 AMU आ गई आपकी मॉलिक्यूलर वेट. समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई. क्या करना था इसमें, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाले, तो वहां पे n की वैल्यू 1 रखनी है. अच्छा, कोई कहे कि अगर मान लो सर n की वैल्यू कम क्यों, 1 क्यों रखी है हमने, है ना. n की वैल्यू हमने 1 इसलिए रखी है क्योंकि हम मिनिमम रखें. अगर हमने 2 रख ली होती यहाँ पे तो ये और बड़ा हो जाता, 6400 डिवाइड बाई 3.2 आता, तो 2000 आने लगता. ठीक है, इसलिए. तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, n की वैल्यू 1. 3.4% की जगह 3.2% मान के भी समझा दिया है कॉन्सेप्ट. अब चाहे तो 3.4 मान के भी निकाल सकते हैं. ठीक है. मोनोमर का मतलब होता है ओनली 1 यूनिट. डाइमर मतलब 2 यूनिट, डबल हो जाए कोई चीज. से ट्राइमर मतलब 3 बार हो जाए. ठीक है. जैसे ऑक्सैलिक एसिड इज ए डाइमर, है ना. अगर हम ये देखें ऑक्सैलिक एसिड COOH ऐसे लिखा हुआ है, तो हम ये इसको बोल सकते हैं ये COOH का डाइमर हो गया एक तरह से, है ना. 2 बार रिपीट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है डाइमर. पॉलीमर, पॉलीमर का क्या मतलब, मल्टीपल टाइम्स, है ना. जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, रुक जाओ. जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन, है ना, जैसे पॉलीमर है ना, पॉलीईथीन. जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं वो क्या है, पॉलीईथीन. ईथीन क्या होता है, सबको पता है. ईथीन इज दिस, है ना, C2H4 ईथीन, ऐसा करके, राइट. ठीक है. डाइमर मतलब डबल, है ना, डाई, है ना, मतलब 2. ठीक है, 2 बार कोई चीज. अब जैसे समझा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ फोकस करो भी. ये सब इथीन यूनिट्स हैं, है ना, C2H4 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 C2H4. अब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं. कैसे जुड़ेंगी, अगर ये वाला पाई बॉन्ड इनके बीच का, है ना, इनके बीच का ये वाला पाई बॉन्ड इनके बीच में आ जाए,
इनके बीच का पाई बॉन्ड इनके बीच में आ जाए, इनके बीच का पाई बॉन्ड ये ऐसे बीच में आ जाए ऐसे, तो ये एक चेन बन जाएगी ऐसे लगातार। ठीक है, वी कैन नॉट कैलकुलेट मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट, है ना, उसके लिए तो फिर इनफाइनाइट है, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे फोकस करो अभी। तो ये आपस में ऐसे जुड़ते जाएंगे तो क्या होगा, इसको बनेंगे, इसको बोलेंगे पॉलीइथीन, है ना, पॉलीथीन, जिसको जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है क्या, पाई बॉन्ड नहीं पढ़े हैं 10th में? कोई बात नहीं, तो बस कोई बात नहीं, अभी के लिए बस इतना समझ लो, दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, दो डंडे दिख रहे हैं दो डंडे में से एक डंडा हटा दिया, दूसरे में लग गया। ठीक है, अभी बस इतना ही समझते हैं। ठीक है, ऐसे ये पॉलीथीन बन गया, पॉली है ना, मल्टीपल टाइम से यूनिट जो है वो ऐड हो गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें समझना है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, अब चलो इधर फोकस करते हैं। ये इतना समझ में आ रहा है ना ये क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, इसके बाद चलते हैं अब बात डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स अस एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। क्या देता है, लिख लो ये बात। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स exact number of atoms of each element in a molecule, exact number of atoms of each element in a molecule। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, लिख लो फिर से। molecular formula represents exact number of atoms of each element in a molecule। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ C6H12O6 is glucose, है ना, C6H12O6 is glucose, that means कि उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, आई एम सेइंग ग्लूकोज, तो उसमें ग्लूकोज इज C6H12O6। इसका मतलब क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम and 6 oxygen atom। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है ना, एक मॉलिक्यूल में हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बता रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला H2O, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। ठीक है, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें एक नोट लिख लो, अगर किसी भी दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उनको क्या बोलेंगे, है ना, तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। करेक्ट। ठीक है, अगर किसी भी दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उनको बोलते हैं आइसोमर्स। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गए, दोनों के लिए क्या है फॉर्मूला, C6H12O6। ग्लूकोज भी C6H12O6, फ्रक्टोज भी C6H12O6। सिमिलरली गैलेक्टोज भी होता है। यस, वेरी गुड सर्वेश। यस, हाँ करेक्ट ईशान, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भाई बोलो। सर एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हर एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स है उनका बस होल नंबर रेशियो बताता है। हाँ, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो लिख लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स simplest atomic ratio, simplest atomic ratio of each element present in a molecule, present in a molecule। simplest atomic ratio मतलब, है ना, जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके एटम्स का एक सिंपल रेशियो बताएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ different elements present in a molecule। तो अगर मान लो मुझे ग्लूकोज के लिए लिखना हो, सो आई कैन से कि कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं, है ना। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 6, 12, 6, और आई कैन से 1:2:1। तो यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O। ये क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है फिर से, इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और इन ए कंपाउंड, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जांपल ग्लूकोज का ही फिर से। ग्लूकोज में क्या है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है। सो यू कैन टेक द रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1, तो CH2। अब यहाँ पे आता है कुछ रिलेशन, है ना, एम्पेरिकल मास में और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज रिटन एज C6H12O6 and this is written as 6 into CH2O, है ना। तो ये हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, एक तो ये रिलेशन हो गया। एंड दूसरा रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास। यहाँ मॉलिक्यूलर मास 180 है, यहाँ पे एम्पेरिकल मास 30 है, 30 इंटू 6। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये लिख लो।
अब करते हैं बात कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे है। एन कॉमन एन आएगा ना यहाँ पे, देखो ये कितना फैक्टर आपने हटाया यहाँ से, 6 का है ना फैक्टर हटा दिया तभी तो। एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एन तो बस एक रिलेटिव लेट्स से वैल्यू है जो हमने यहाँ हटा दी है ना रेशियो लेते टाइम पे। तो आप यहाँ से देख के ही देख सकते हो, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, यू कैन कैलकुलेट एन वैल्यू। ठीक है भाई, एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलो भाई चिंतन। सर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने को एम्पिरिकल के साथ वो n का वैल्यू भी देना पड़ेगा ना? वो आपको मिल जाएगा, मतलब वो कैसे मिलेगा मैं बता दूंगा आगे। ओके। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होगा या मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया तो वो तो दोनों साइड का आ जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा तो भी हो जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना तो समझ में आएगा ज्यादा। ओके सर। ठीक है, तो इतनी बात किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बात करते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकालते कैसे हैं, है ना। सबने वो टेबल वाला मेथड किया होगा, अगर 10th में आप लोगों ने किया है तो, और नहीं किया है तो अभी देख लेंगे। तो कुल मिला के जो फोकस है वो यही है कि रिलेटिव नंबर बताना है। आदित्य के सेइंग सर एम्पेरिकल रेशियो 1:2:1 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। यस यस यस, ठीक है बेटा, ठीक है। चलते हैं, फोकस करो अब यहाँ पे कि करना क्या है। तो रिलेटिव है ना, एटॉमिक सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है ना, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो हमें निकालना है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे होंगे, राइट, कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा होगा। आ गया भाई क्वेश्चन, ये रहा, है ना, जैसे ये एक वाला क्वेश्चन था, और सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, ये दे रखा है आपको, और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऐसे में। तो हमने पहले बोला था एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकाल। तो परसेंटेज कंपोजिशन वाला फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन वाला फॉर्मूला क्या था, किसी का भी परसेंटेज अगर निकालते थे तो n इंटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ठीक है, ये था। तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ऐसे हमें n1 n2 है ना निकल सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन कर रहे थे तो यही काम कर रहे थे ना। अगर हमें तब हमें क्या था, उल्टा पता था, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था, लेट्स से, and we were writing let's say percentage composition। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था और हम बता सकते थे कि भाई कार्बन का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सब बात हम बता सकते थे क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। अब यहाँ उल्टा है, इन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है एंड दे वांट टू आस्क यू कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज लेट्स से एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना ये बात। ठीक है,
तो बस इस फॉर्मूले का ही यूज है, ये टेबल हम थोड़ी देर में समझाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें कुल मिला के ये n निकालना है एक तरह से। ये n निकाल लूं या इनका n का रेशियो निकाल लूं, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ n? मैं जो भी परसेंटेज कंपोजिशन है उसमें एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं। जैसे मान लो कार्बन का था तो डिवाइड बाय 12 कर दिया, मुझे क्या मिलेगा, n डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 मिल जाएगा, है ना। सब जितने भी परसेंटेज कंपोजिशन है उनमें अगर मैंने एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो ये मिल जाएगा। और अगर मैं इन सबका रेशियो ले लूंगा, है ना, सबका अलग अलग आ गया, और इन सबका रेशियो ले लूंगा तो ये मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 ये कॉमन टर्म है ना। जैसे यहाँ n1 आया, किसी दूसरे एलिमेंट का n2 आया, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, तो मुझे एक सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो n1:n2 मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सुनना है कुछ, मतलब ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये टेबल में क्या कर रहे हैं, अब यहाँ टेबल में बस इतना ही कर रहे हैं, परसेंटेज दे रखा है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद इन सबका खुद में आपस में रेशियो ले लिया, जो भी सिंपल रेशियो आया वही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। बस सिंपल है, तो फॉर्मूले से ही समझ लिया हमने। फिर से समझ लेते हैं, जितने लोगों को ये बातें नहीं समझ में आई हो सुनो फिर ध्यान से। ये जो टेबल है ना, ये टेबल कुछ नहीं है। अभी तक आपको क्या था, उल्टा था कि C6H12O6 अगर दे रखा है और आपसे पूछा गया परसेंटेज कार्बन बताओ, तो आप यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ 12 लिखते हैं, डिवाइड बाय 180 लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब मिल जाता। क्या था, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था, यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। अब क्या है, उल्टा है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है क्वेश्चन में और आपसे पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ पूछा जा रहा है। कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो n है ना, इसका रेशियो निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू अदर। तो कर क्या रहे हैं, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है उसमें डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर दे रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा n डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, किसी एक एलिमेंट का, लेट्स से n1, दूसरे वाले एलिमेंट के लिए n2 डिवाइड बाय कैपिटल M इनटू 100, ऐसा कुछ मिलता जाएगा ऐसे अलग अलग। अब अगर इनका आपस में रेशियो लेंगे तो n1:n2 मिल जाएगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो होगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एम्पेरिकल फॉर्मूला। बस इतना ही करना। उसकी जो मेथड है, वो मेथड क्या है, पहले आप एलिमेंट लिख लो ये टेबल बनाने के लिए, उनकी परसेंटेज लिख लो, एटॉमिक मास लिख लो, और फिर परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास करके देखो, ठीक है। उसके बाद इनका आपस में रेशियो ले लो, इनका आपस में रेशियो लेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू से रेशियो लेते हैं ताकि आसानी से हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिले, तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही है उससे रेशियो ले लो, बस यही आ जाएगा आंसर आपका। यस शर्विल बेटा, करेक्ट, ठीक है। हाँ, अब भाई डाउट पूछ लो जिनको डाउट है। सर किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बाकी सबका रेशियो लेने का है ना? करेक्ट, सिंपलेस्ट रेशियो फिर वही आएगा, तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो अब ये तो खैर देख लिया आपने आंसर वगैरह इसका, तो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल 17 बाय योरसेल्फ। इसमें एक बात याद रखनी है कि कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करो,
कई बार क्या होता है कि आप लेट्स से अगर आपने थोड़ी सी भी अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो रेशियो कई बार गलत आ जाता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करो। इसके बाद हम लोग स्टॉकियोमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके विच बुक इज नीडेड मतलब मनित क्या कह रहे हो बेटा, आप अपना हाथ उठा के पूछ सकते हो। हेलो। हाँ सर, एन का मतलब क्या होता है? एन इज नंबर ऑफ एटम्स। और सर मैंने शायद चैट में भी कुछ लिख कर दिया था, आपने कोई बताया बात नहीं। नहीं, अभी तुम बोल दो फिर से। नहीं सर, हो गया। ठीक है, हाँ बोलो बोलो ऋषिका बेटा। Sir, everything is understandable, but I didn't get how you would calculate the simple ratio of the moles. मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू है आ रही है, जैसे हमें अभी मान लो n1 n2 n1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, n2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, n3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये वैल्यू जो है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 1, लेट्स से कुछ वैल्यू भी लिख लेते हैं, लेट्स से 2.2 4.4 1.1 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। परसेंटेज Yes, कंपोजिशन डिवाइड बाई एटॉमिक मास ये आ रहा है, तो क्या कहोगे अब तुम, राइट। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बोल रहा है ना कि इसके रेस्पेक्ट में ये अगर 1 है तो ये 4 होंगे, okay. और ये 2 होंगे, तो ये रेशियो मिल गया। So we are dividing it by the maximum number of moles. लीस्ट वैल्यू जो भी यहाँ मिलेगी इन तीनों में सब में उससे डिवाइड कर देंगे। Okay, dividing by the least value of moles. हाँ, Okay, got it. तो बस अब यहाँ पे भी देख लो, जैसे ये 9.76 है, डिवाइड बाय यू हैव टू राइट 24, सल्फर है ये 13.01 डिवाइड बाई 32 एंड 26.01 डिवाइड बाई 18, और फिर यहाँ पे फिर उन्होंने H2O दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है ये। हाँ, तो बस H2O के लिए फिर आप 18 लिख दोगे, 51.22 डिवाइड बाई 18। अब इनकी वैल्यू निकाल के देखो, 24 से ये कितना जा रहा है, लगभग चला जाएगा ये कितना 72 96। हाँ, तो ये आपका जा रहा है लगभग 0.406 समथिंग, ठीक है। 32 से ऐसे ही इसके वैल्यूज निकालो, है ना। 32 से अगर आप करोगे तो ये पहुंचेगा कितना, 32 इंटू 4 128, है ना। तो ये भी 0.4 समथिंग पहुंचेगा। एंड ये 18 से ये हो जाएगा 1. फिर 8, सो 1. हाँ 1.625 ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर ये भी आ जाएगा आपका कुछ। तो बस इसमें देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में 1:1 ये आएगा आपका 4, तो MgSO4 बनेगा ये। और ये वैल्यू देखनी पड़ेगी, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सॉरी हाँ 18 है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग 2.84 समथिंग आ रहा है। बस से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मतलब बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है।
क्वेश्चंस में, इनमें बस अब जैसे मान लो ये आपको दे रखा है, राइट, आपने ये निकाल लिया। कई बार हो सकता है कि यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ जाए, मान लो यहाँ 1.5 आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए, तब फिर क्या करेंगे, सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि होल नंबर मिल जाए, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा कुछ होता है, राइट, हाँ, एक में मैंने क्या 18 से किया है, बट ओहो 16, हाँ 16 होगा, करेक्ट, हाँ, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर यहाँ फ्रैक्शन आ जाती है मान लो, तो फिर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय सुटेबल फैक्टर। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखो, उससे आपको आइडिया लगेगा। एक क्वेश्चन लिख लो, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 70% iron by weight. An oxide of iron contains 70% iron by weight. 70% iron by weight. Determine the simplest formula of oxide. बस इतना ही है। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, 70% आयरन है आयरन ऑक्साइड में, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन 70% आयरन बाई वेट, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। Fe का एटॉमिक मास है 56, 56। वेरी गुड विनय, वेरी गुड अचिंत्य। ऋषिकेश गलत आ रहा है, आयुष ठीक है, ईशान गलत है, इसमें वैल्यू जो है ना वो आपकी थोड़ा ध्यान से आपको रखना पड़ेगा उसमें वैल्यू। ईशान करेक्ट, यस यस राजवीर, ठीक है भाई। तो जिन लोगों का Fe2O3 आ रहा है वो सबका सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। तो इन्होंने बोला आयरन का 70 था, तो 70% कॉम्पोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास 56, ये Fe का हो गया, और ऑक्सीजन का 30 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ से अगर आप कट करना चाहें तो ये 10 डिवाइड बाई 8 लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है ना 15/8, ठीक है। तो बस इसमें से इसी को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा। बस अब यहाँ 1 और 1.5 आ रहा है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और ये 3, तो बन गया Fe2O3। जिन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालेंगे, तो ये कुछ आएगा 1.25 और ये आएगा 1.875। ठीक है, तो इस तरह से बस आंसर आ गया। जिनका ये नहीं आया है वो देख लें कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है।
हाँ बोलो आर्यन बेटा। सर वो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ रहा है, मेरे को तो मतलब समझा नहीं। कौन सी वाली वैल्यू? ये हाँ मतलब आपने लिया उसको, फिर आपको पॉइंट्स में आया तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि अब ये फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है ना 1.5। आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो FE को 1.5 हाँ ऐसे सर, हाँ लिखोगे क्या? हाँ। ऐसा नहीं। नहीं लिख सकते ना। तो इसलिए इसको एक सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखना है, मतलब तो फिर सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। मिनिमम सुटेबल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2:3 आ गया। समझ में आया ये बात? ठीक है। हाँ अगर आप फ्रैक्शन में ही रखोगे तो भी चलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मत कैलकुलेट करो, बाद में फिर कट करके देख लो। हाँ बोलो बेटा ऋषिका। ऋषिका ठीक है। कैन बी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट नंबर, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है राउंड ऑफ करने में। राउंड ऑफ करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने, हाँ बोलो बेटा। I'm sorry sir, I forgot to put it down. ठीक है। तो है ना, तो कभी कभी हो सकता है कि आप जब इसको राउंड ऑफ करने जाओ तो कुछ गड़बड़ हो जाए, तो राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें वेपर डेंसिटी दे रखी है। तो मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है इसमें। इससे आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, है ना। 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास 88। आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, आपको एम्पेरिकल मास पता चल जाएगा क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से पता है, ठीक है। तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा तो एम्पेरिकल मास पता चल जाएगा, तो n की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। n की वैल्यू निकाल लोगे बस, फिर उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन में देख लो ये 88 है ना आया, और आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बना, C2H4O 44 है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला 44 आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 88। सो यू हैव कैलकुलेटेड n वैल्यू और n से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अब हम पढ़ाएंगे स्टोइकियोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी आपको करनी है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है? यस और नो पोल करके बताओ भाई। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिनको मतलब यस का मतलब हमेशा अच्छा वाला है हमारे, है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस मतलब मुझे बैलेंसिंग आती है, यस। एंड नो का मतलब है नहीं आती। हाँ तो ठीक है, 10th में प्रॉब्लम नहीं आई, वो उतनी ही चाहिए। चलो ठीक है, मतलब काफी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम, मैं रीलॉन्च कर दे रहा हूँ पोल, फिर से अब बताना, ठीक है। जिन्होंने उल्टा कर दिया वो नहीं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो कहेंगे यस। जिनको प्रॉब्लम है ना, आपको यस और नो कॉन्सेप्ट वैसा ही है, आता है
मतलब आपको बैलेंसिंग आती है, से यस। मेरे को बैलेंसिंग नहीं आती है, से नो। ठीक है, बैलेंसिंग आती है, यस। बैलेंसिंग नहीं आती है, ठीक है। काफी लोग कह रहे हैं कि उनको बैलेंसिंग आती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बैलेंसिंग है अपनी, राइट। यहाँ पे ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी कभी कोई स्टॉक, क्योंकि यही मूल कॉन्सेप्ट है मेन, है ना, जो अभी हम पढ़ेंगे ना, यही मूल कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाली चीजें तो बस छोटी छोटी चीजें थी। डॉक्यूमेंट्री इज मेन मूल कॉन्सेप्ट। चलो लगभग ठीक है, लगभग 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% लोगों को प्रॉब्लम है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है इसमें, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप यही है। तो अगर मान लो, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लिख सकते हैं, लेट्स से एक रिएक्शन में लिखने की सोच रहा हूँ, सिंपल सी रिएक्शन। चलो अभी मान लो ये लिखते हैं, NO2 plus H2O gives HNO3 plus NO। ये रिडॉक्स है। अभी मैं सिंपल सा ले लेता हूँ, N2 plus 3H2 वाला ही ले लेता हूँ। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको बस नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट और राइट में बैलेंस करने होते हैं, बस इतना ही है। तो आप सबसे पहले देखो कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे कम चीजों में, सबसे कम लेट्स से रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो सिंगल ही प्रेजेंट है, राइट। लेकिन अगर एक से ज्यादा में अगर मान लो प्रेजेंट होते, तो आप सबसे पहले जो सिंगल लेट्स से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, बस उनको पहले कंपेयर करके बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बाद में जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो ये 2 × 3 6 हो गया, तो ये बैलेंस है रिएक्शन। तो पहला काम यही है कि जब भी कोई रिएक्शन आप लिख रहे हो, तो आपको चेक करना है कि वो बैलेंस लिखी है या नहीं लिखी है। अगर वो नहीं लिखी है तो आपको बैलेंस लिखनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लिखते हैं, लेट्स से बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन लिख लेते हैं, लेट्स से थोड़ा आसान रहेगा। C4H10 plus O2 gives CO2 plus H2। बैलेंस करो चलो इसको भाई सब लोग। आपको याद रखना है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं हम, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, तो वो CO2 और H2O देता है। ठीक है,
ये याद रखना है। कोई भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो CO2 और H2O देगा। अच्छा, CO2 कैसा ऑक्साइड है? CO2 किसी को पता है CO2 कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक है, बेसिक है? एसिडिक है, सबको बात पता है वाली, ठीक है, एसिडिक है, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो हम गैसेस बर्न कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहे हैं, और बर्न करने के बाद जो भी प्रोडक्ट मिला हमें, उसको अगर हमने KOH से फ्लो करा दिया, KOH से पास करा दिया, तो क्या होगा? CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा KOH में या नहीं? KOH में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो किसी बेसिक ऑक्साइड या फिर बेसिक लेट्स से बेस में, है ना, अगर हम फ्लो कराएंगे तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है। और H2O कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा? अगर H2O को एब्जॉर्ब करना है किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, है ना, किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट में डाल दो आप, तो वहाँ H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे क्या पता लगाते हैं? इससे पता लगाते हैं, है ना, ये इससे पता लगाते हैं कि कितना CO2 और कितना H2O है ना। इससे क्या पता लगाते हैं? जैसे मान लो हमें ऑलरेडी KOH कंटेनर का मास शुरुआत में पता है, बिफोर लेट्स से फ्लोइंग द CO2 इनटू इट, हमें पहले से ही इनिशियली पता है उसका मास कितना है। जब उसमें CO2 अगर हम फ्लो करा देंगे तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मास बढ़ जाएगा, तो हमें CO2 का मास मिल जाएगा। ऐसे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर हमने ले रखा है, कैल्शियम क्लोराइड, H2S कंसंट्रेटेड H2SO4, कुछ भी ले रखा है ना, P2O5, कुछ भी लिखा हुआ ले रखा है, और उसमें से अगर हम वाटर को पास करा देंगे तो उसका भी वेट बढ़ जाएगा, तो इससे हमें CO2 और H2O का वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी हाइड्रोकार्बन पता करना होगी कौन सा हाइड्रोकार्बन है, देन वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना बनेगा, कितना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगा, तो ये CO2 H2O से आते हैं, ठीक है। चलो अभी ये बैलेंसिंग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों ने मुझे दे दिए आंसर, लेट्स से। तो देखो इनमें बेसिक क्या काम करना है, पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे कम जगह पे है, तो कार्बन एक पे है ना, बस। यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख दो, ठीक है, हो गया भाई। कार्बन बैलेंस हो गया, लिख दो कार्बन, सही, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक ही जगह है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 2 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया? 10 हो गया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करना है? अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर कितना हुआ ऑक्सीजन? 8 इंटू मतलब 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13 ऑक्सीजन इधर हुए। इधर 13 ऑक्सीजन करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा हमें? 13/2, तो 2 13 हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गया। तो एक रिएक्शन या तो ये लिख सकते हैं हम, या फिर अगर ये फ्रैक्शन हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो C4H10 13O2 gives 8CO2 plus 10H2। समझ में आया? पहले आप फ्रैक्शन में ही लिख लो, बाद में फिर जो भी मल्टीप्लाई करना है सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप किधर से भी कुछ भी कर सकते हो, किधर भी आप, है ना? अब इसकी एक जनरल फॉर्मूला है, फ्रैक्शन भी करेक्ट है ना। अभी हालांकि ये फॉर्म ज्यादा बेटर है, बट हमको मोल कॉन्सेप्ट में फ्रैक्शन भी चलेगा, क्योंकि हमें रिलेटिव रेशियो देखना है बस। तो आगे देखेंगे, बताएंगे। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला मैं यही लिखा देता हूँ। फॉर्मूला ऑफ
combustion of hydrocarbon. CXHY plus X plus Y by 4 O2 gives XCO2 plus Y by 2 H2O. यहाँ पे बी केयरफुल कि ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये भी गैस है ना। अगर x की वैल्यू 1 to 4 है तो ये गैस है। ठीक है, ब्यूटेन तक गैस रहता है, ब्यूटेन के बाद नियोपेंटेन भी गैस होता है, बट पेंटेन्स के आगे फिर वो लिक्विड आने लग जाता है। तो आपको सबको पता होगा एलपीजी इज ए गैस, तो एलपीजी में आपका है ना ब्यूटेन का कंट्रीब्यूशन रहता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब। एंड सीएनजी में क्या होता है, मेनली मीथेन होता है सीएनजी में। और पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल इज मेनली आप कह सकते हो जो उसमें मेन आएगा वो है ऑक्टेन, सी मतलब 8 C8 ऑक्टेन। वेरी गुड सॉबिक। तो ये एक तरीका है, बस यहाँ पे देखो, अगर हम ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 लिख दो और यहाँ पे h की वैल्यू 10 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 10/4, 10/4 इज 2.5, 2.5 प्लस 4 6.5, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे 13/2 इज 6.5, y/2, ये y डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, ये हो गया। तो CXHY reacts with X plus Y by 4 O2 to give XCO2 plus Y by 2 H2O। यहाँ याद ये रखना है ये H2O लिक्विड रहेगा, ठीक है, कंडेंस हो जाता है वाटर। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा स्टोक्योमेट्री पे, है ना। ये तो बैलेंसिंग की बात हो गई, ये जनरल फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, तो है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये 1 हो गया स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, कुछ नहीं लिखा है आगे, इसका मतलब 1। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, x plus y by 4, और यू कैन राइट 4x plus y डिवाइड बाय 4, है ना, व्हाटएवर, है ना, एलसीएम ले लोगे तो x एंड y by 2। इनको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, जो भी आगे यहाँ पे लिखा रहेगा इसको क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बताता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, रिलेटिव रेशियो बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और बनेंगे। इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन x plus y by 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 से रिएक्ट करके x मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड y by 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनाता है। का मतलब क्या हुआ, है ना, इट मीन्स one molecule of CXHY reacts with X plus Y by 4 molecules of O2
to form X molecule of CO2 and y2 molecule of H2O। ठीक है, उसका मतलब ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बैलेंसिंग जैसे ही आपकी आ गई तो आप ये रिलेटिव लेट्स से एक रिलेशन जो है वो आप एस्टेब्लिश कर लोगे कि एक मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। अब बस सिंपल हो गया। अब मेरे को अगर किसी ने बोला कि बताओ एक मोल से रिलेशन क्या हो जाएगा, तो जो एक मॉलिक्यूल से रिलेशन होगा वो एक मोल से रिलेशन हो जाएगा, है ना। सब जगह Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा अवोगाद्रो नंबर, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा एक मोल, तो x प्लस वाई बाई 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे x प्लस वाई बाई 4 मोल टू प्रोड्यूस x मोल ऑफ CO2 बाई बाई 2 मोल ऑफ H2O। सही है। अब मुझे मोल पता चल गए तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मोल से मैं मास निकाल सकता हूँ, मोल से राइट वॉल्यूम रिलेशन ले सकता हूँ STP पे। बस यही खेल पूरा स्टोइकियोमेट्री में खेला जाएगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री में ये बात समझ में आई। रिलेशन जब पहले बैलेंसिंग करना है और फिर उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लेना है। जैसे ही आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख गए, अब आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके इतने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर यूनिटरी मेथड है बस। क्लियर है भाई यहाँ तक? है ना। बस इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा तो अभी वो हम समझा देंगे। तो अब यही चीज हम जनरल उसमें लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला। अगर हमने लिखा AA plus BB gives CC and DD is a balanced chemical reaction, is a balanced chemical reaction. Hence, A, B, C, D are called stoichiometric coefficient and of A, B, C, D respectively. Where A molecule of capital A reacts with B molecule of capital B to form C molecule of capital C and D molecule of capital D। ठीक है, ये एक जनरल बात हमने फिर से वही लिख ली जो पहले लिखा हुआ है। अब इनमें आपस में रिलेशन कैसे लिखते हैं? तो एक मिनट, हाँ लिखो जल्दी जल्दी। अब इसमें सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो यूनिटरी मेथड है, आपको ये रिलेशन पता है कि एक मोल से एक मॉलिक्यूल से कितना बनेगा, तो आप उसी हिसाब से लगा लो। या फिर दूसरा मोल कॉन्सेप्ट मेथड है। ठीक है, वो कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आप पढ़ के आना यहाँ तक। ठीक है, आज के लिए।
ठीक है, जब भी क्लास होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। ABCD आर नंबर्स, यस। देखते हैं चिंतन, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, बताता हूँ मैं। चलो बाय।